चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड चैप्टर नंबर। इससे पहले हमने नेहरू के बाद में हमने शास्त्री जी के बारे में पढ़ा है और सेकेंड पार्ट में हमने स्टार्ट कर दिया था इंदिरा गांधी के बारे में। तो अब इंदिरा गांधी के अंडर में कुछ डेवलपमेंट हम देख चुके हैं, खास करके पॉलिटिकल डेवलपमेंट देख चुके हैं। इनमें से कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में भी थोड़ी चीजें बची हुई हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखेंगे, कुछ सोशल डेवलपमेंट और इनके अंडर में किस तरीके से फॉरेन अफेयर्स होता है वो देखने वाले हैं। और मेनली ये भी देखेंगे कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो इंटरनल इमरजेंसी लगा हुआ था वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया। ये सारी चीजें भी पहले भी देख चुके हैं, उनका थोड़ा सा पार्ट इसमें भी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे एनेक्सेशन ऑफ। हमें ये पता है कि 1950 में हमने सिक्किम को एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनाया हुआ था, यानी कि फुल फ्लेज स्टेट का इसको दर्जा नहीं मिला हुआ था। अभी भी यहाँ पर एक जैसे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे ब्रिटिश टाइम पे, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक आप कह लीजिए कि सबऑर्डिनेट स्टेट की तरह था, यानी कि फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा उसे नहीं मिला हुआ था। तो देखेंगे 1975 में इंदिरा गांधी का ही समय है, यहाँ पर रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम का मतलब हम कहते हैं इसको हिंदी में जनमत संग्रह। यहाँ पर क्या होता है कि लोगों की वोटिंग कराई जाती है और उनकी इच्छा जानी जाती है। तो यहाँ पर ये वोटिंग कराई गई वहाँ के रहने वाले लोगों से कि आप इंडिया में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द पीपल थे, उन्होंने इंडिया में शामिल होने के पक्ष में यहाँ पर वोट दिया और फाइनली आप देखेंगे कि 36th अमेंडमेंट के द्वारा इंडिया के 22nd स्टेट के रूप में सिक्किम को 1975 में इंडिया में मर्ज कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज पॉलिसी। तो लैंग्वेज पॉलिसी जैसा कि हमने कई बार बात किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें 15 साल के लिए टाइम मिला हुआ था कि हिंदी के साथ इंग्लिश भी चलेगा, यानी कि 1965 में ये इंग्लिश जो था वो ख़त्म होने वाला था। और हमने ये भी देखा था कि जो जो आपको ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट था 1963, इसमें भी हिंदी का प्रोविज़न किया गया था, इंग्लिश का प्रोविज़न नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसकी वजह से एजुटेशन स्टार्ट हो जाते हैं, खास करके साउथ इंडियन स्टेट्स में जो कि नॉन हिंदी स्टेट्स थे और उसमें भी पर्टिकुलर तमिलनाडु। तो इस चीज़ को देखते हुए एक अमेंडमेंट लाया जाता है 1963 वाले एक्ट में ही एक अमेंडमेंट होता है 1967 में। ये भी इंदिरा गांधी का ही समय था और उसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो एंटी हिंदी डिस्टर्बेंस और एजिटेशन चल रहा था साउथ इंडिया में खास करके, ये थोड़ा सा शांत हो जाता है। इसके बाद इंदिरा गांधी के समय में क्या होता है, अब सेंट्रलाइजेशन देखेंगे। सेंट्रलाइजेशन पूरे के पावर जो था वो इंदिरा गांधी अपने तरफ लेती हैं, सेंटर के अंदर लेती हैं और सोशलिस्ट बात पर यहाँ पर सारा का सारा डेवलपमेंट होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो होता है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट या फिर जिसको पीएमओ भी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी कहा जाता है इसको। हमने शास्त्री जी के टाइम पर भी इसकी बात की थी कि वहाँ पर शास्त्री जी ने भी अपने लिए एक एडवाइज़र रखा और वहीं से एक फाउंडेशन कहें कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट या फिर पीएमओ का फाउंडेशन वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन असल में जो एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, रियल एक्सपेंशन, वो इंदिरा गांधी के समय में देखने को मिलेगा। इंदिरा गांधी क्या करती हैं कि अपने सेक्रेटेरिएट में, इस प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट में या पीएमओ में यहाँ पर कई सारे ज्वाइंट सेक्रेटरीज को रखती हैं, कई सारे सेक्रेटरीज को रखती हैं उनको एडवाइस करने के लिए। हर टॉपिक पर अलग अलग सेक्रेटरी आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो इकोनॉमी हो उससे अलग सेक्रेटरी रिलेटेड, डिफेंस हो उसके लिए अलग सेक्रेटरी हो, या फिर इंटरनल मामले के लिए एडवाइस देना हो उसके लिए अलग सेक्रेटरी होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए अलग होगा। तो इस तरीके से देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री सेक्रेटेरिएट था इसका काफ़ी एक्सपेंशन होता है इनके टाइम। ओके, इसके बाद राव जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका भी एस्टेब्लिशमेंट होता है 1968 में CIA के तर्ज पे। CIA जो कि USA का एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और इसके हेड बनते हैं काओ ये पर्सन का नाम है जो राव के हेड बनाए जाते हैं। नाउ क्लिपिंग द विंग्स ऑफ जुडिशरी। अब आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि इंदिरा गांधी अपने रिफॉर्म्स के तहत अपने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट लेके आती हैं, यहाँ पर ये जुडिशरी के पावर को कम करना स्टार्ट करती हैं। रीज़न क्या था, बहुत सारे रीजन्स थे और खास करके गवर्नमेंट का कहना था कि वो सोशल रिफॉर्म्स के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। जैसे कि आप ये देखेंगे कि जो नेशनलाइजेशन का मुद्दा था, जो बैंक को नेशनलाइज किया जा रहा था, यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड इसको कर दिया, घोषित कर दिया। इसके अलावा जो प्रीव्यू पर्स को भी ये समाप्त करना चाहती, ख़त्म करना चाहती थी, जो प्रिंस वगैरह को एक एनुअल सैलरी मिलती थी, एनुअल सैलरी कह लें, उस पर टैक्स वगैरह भी नहीं लगता था। ठीक है, तो उसको भी अबॉलिश करना चाहती थी। तो ये भी मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी कैंसिल कर दिया कि आप यह नहीं कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी जो यहाँ पर रिफॉर्म लेना चाहती थी, जुडिशरी उसको स्टक डाउन कर देती थी। ठीक है, तो यहाँ पर अब इनको महसूस हुआ कि जुडिशरी के पावर को कम करना जरूरी है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि गोलकनाथ केस जो कि 1967 में था, गोलकनाथ केस में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जुडिशरी ने कहा था
कि आप डीपीएसपी को, जो कि हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली जुडिशरी ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स इज सुप्रीम टू डीपीएस। अब यहाँ पर इंदिरा गांधी ने क्या किया कि 1971 में एक 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आती हैं, और इस अमेंडमेंट के तहत इंदिरा गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट के प्रोविजन को क्या कर सकती हैं, वो खत्म कर सकती। 24th अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट 25th अमेंडमेंट के द्वारा ये कहा गया कि किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर वो लॉ या प्रोविजन किसी भी फंडामेंटल राइट को वोलेट करता है तो उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसा ही 25th अमेंडमेंट में किया गया। इसके बाद आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि 1973 में एक हमारे यहाँ कन्वेंशन हुआ करता था सुप्रीम कोर्ट में कि जो सीनियर मोस्ट जज हुआ करते थे उनको चीफ जस्टिस बनाया जाता था। कि ये कन्वेंशन था, ये कोई रूल नहीं था। लेकिन आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जस्टिस A.N. रे इनको चीफ जस्टिस बनाएगा, जबकि जूनियर थे, और इनसे 3 सीनियर बड़े जज अभी वहां पर मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में, उनको बाईपास करके इन जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। ऐसा रीजन क्या था इनको बनाने का? ऐसा इसलिए रीजन था कि जब ये प्रिवी पर्स का मामला आया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो इस केस में गवर्नमेंट के पक्ष में इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था एन रे ने। इसलिए गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अगर इनको जस्टिस बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये सरकार के पक्ष में ही जजमेंट दिया करेंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर आप देखेंगे कि एन रे को बाकी के जो सीनियर जज थे उनको बाईपास करते हुए चीफ जस्टिस बना दिया गया। यानी कि यहाँ पर भी गवर्नमेंट चाहती थी कि जुडिशरी भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करे। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं जुडिशरी के फ्रीडम जो था और उसकी इंटीग्रिटी जो थी उसको भी ख़त्म करने की यहाँ पर कोशिश की गई। इसके बाद 38th अमेंडमेंट, यहाँ पर देखेंगे इसके तहत क्या किया गया कि प्रेसिडेंट और गवर्नर, प्रेसिडेंट का जो पावर होता है इमरजेंसी डिक्लेयर करने का या ऑर्डिनेंस को इशू करने का, और गवर्नर का जो पावर होता है ऑर्डिनेंस को इशू करने का, क्योंकि गवर्नर तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर नहीं सकता। तो इनके जो पावर होते हैं इमरजेंसी डिक्लेयर करने या फिर ऑर्डिनेंसेस इशू करने के लिए, तो ये जो पावर है या फिर ये जो ऑर्डिनेंसेस या इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाली प्रोविज़न है, इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती। क्योंकि आपको पता है जुडिशरी ने कहा था कि इवन अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करता है या फिर ऑर्डिनेंस डिक्लेयर करता है तो वहाँ पर जुडिशरी जो है वो फैक्ट फाइंडिंग कर सकती है कि जिस बेसिस पर इसको लाया गया है ये सही है या नहीं। तो इस चीज़ को भी किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा आपको 38 अमेंडमेंट के द्वारा करने को मिलेगा। अगेन अब आप देखेंगे नेक्स्ट 39th अमेंडमेंट, इसमें क्या किया गया कि देखिए एक प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, एक प्रोविज़न है हमारे यहाँ कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, या फिर प्राइम मिनिस्टर यानी कि लोकसभा का इलेक्शन हो, या फिर स्पीकर का इलेक्शन हो। इसमें क्या होता है कि अगर कोई इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो आप हाई कोर्ट में क्या करते हैं, इलेक्शन पिटिशन दायर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 39th अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रोविज़न किया गया कि इन चारों के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट जो होगा वो ना हाई कोर्ट में दायर किया जा सकता है और ना सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है। ऐसे डिस्प्यूट जो होंगे वो स्पेशल कोर्ट में ही दायर किए जाएंगे, जिस स्पेशल कोर्ट को पार्लियामेंट गठित करेगी, पार्लियामेंट बनाएगी। यानी कि अगेन यहाँ पर जुडिशरी की पावर को कम किया गया और स्पेशल कोर्ट का प्रावधान किया गया, क्योंकि स्पेशल कोर्ट जो होंगे उसमें उन्हीं को बैठाया जाएगा, वो जज वही होंगे जो गवर्नमेंट के चहेते लोग हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट फिर कोई आपको चैलेंज ही नहीं कर सकता है या फिर आपको डिसीजन ही नहीं मिलेगा। अगेन आप देखेंगे 42nd अमेंडमेंट आता है ये, जो 1976 में आता है, जिसे एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें करीब 40 से ज़्यादा प्रोविजंस को ऐड किया जाता है। और आप ये भी देखेंगे कि ये जो 10 साल था, 10 साल आप समझ ले कि 1970 से लेके 1918 तक, इस 10 साल में जितने अमेंडमेंट हुए और आज तक जितने अमेंडमेंट हुए हैं, इसमें से ज़्यादा, आधे से अधिक अमेंडमेंट सिर्फ इन्हीं 10 सालों में हुए हैं। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट के अंदर में क्या क्या चीज़ें थी थोड़ी सी देखते हैं इसको। जैसे मैंने कहा कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 40 से ज़्यादा प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। ठीक है, मेन आइडिया क्या था, आखिर 42nd अमेंडमेंट लाया क्यों गया था?
इसके कुछ रीजंस थे कि ये इस अमेंडमेंट के द्वारा पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट में कंसंट्रेट किया जाना था, यानी कि सारा का सारा पावर अब सेंट्रल गवर्नमेंट में हो जाए और एक ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो हो ये यूनिटरी तरीके से यहाँ पर काम करे। यूनिटरी तरीके से काम करने का मतलब फेडरल पॉलिसी ख़त्म होने वाली है, अब हमारे यहाँ फेडरलिज्म नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारे एक जो बेसिक आप कहें कि स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पूरा का पूरा ही चेंज यहाँ पर करने की कोशिश की जाने लगी। साथ ही साथ अब आप यहाँ पर भी देखेंगे कि सोशल लेजिस्लेशन के लिए यहाँ पर जुडिशरी पर भी बैन मतलब वो प्रतिबंध लगाया गया, उसके पावर को कम किया गया कि जुडिशरी यहाँ पर किसी भी तरीके के लेजिस्लेशन या एक्ट को की स्क्रूटनी नहीं कर सकती है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू इनडायरेक्टली। साथ ही साथ अब इस सारे अमेंडमेंट के द्वारा क्या हो गया कि जुडिशरी के पास पावर कम हो गए इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब ये भी देखेंगे कि इसके द्वारा ये भी कहा गया कि पार्लियामेंट पर अनलिमिटेड पावर होगा, कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविज़न को अगर बदलना चाहे, अमेंड करना चाहे तो आराम से कर सकती है। इसमें जुडिशरी जो होंगे, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। और यहाँ पर इनके रिट जुडिक्शन जो होते हैं, रिट आपको पता है ना, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ये सब होते हैं, तो रिट जुडिक्शन को भी यहाँ पर कम कर दिया गया, इनको कटल कर दिया गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रियम्बल में भी कुछ टर्म्स ऐड किए गए थे, जैसे कि आपको सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये लाया गया था ऑन इंस्टेड ऑफ जो ओरिजिनल था उसमें सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक था। उसी तरीके से पहले वर्ड हुआ करता था यूनिटी ऑफ नेशन, इसको रिप्लेस कर दिया गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन के द्वारा। तो कहीं ना कहीं सोशलिज्म इसमें लाया गया, यानी सोशलिस्ट अब पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर होने वाला था। आप ये भी देखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्राइमेसी दी गई इस अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट के ऊपर, यानी कि गवर्नमेंट ने इस एक्ट के तहत कहा कि हम डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट का, तो डीपीएसपी जो होगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, इनवैलिड नहीं होगा, यानी कि डीपीएसपी फंडामेंटल से सुप्रीम हो गया। इसके मतलब क्या होते हैं? इसके मतलब ये सेंटेंस बहुत बड़ा है, भले लिखा हुआ छोटा है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। क्योंकि अब आप देखेंगे ह्यूमन राइट्स के, अगर आप बारे में देखें कि ह्यूमन राइट्स एक्चुअली होता क्या है, ह्यूमन राइट्स हम कहते किसे हैं? ह्यूमन राइट जो होता है एक बेसिक राइट होता है। ठीक है, ह्यूमन राइट एक बेसिक राइट होता है जो इंसान की बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होता है। बेसिक ज़रूरतें क्या होती हैं? बेसिक ज़रूरतें रोटी कपड़ा और मकान, यही होती है क्या? 3 नहीं, बस इतनी ही नहीं होती। रोटी कपड़ा मकान के अलावे भी कुछ बेसिक ज़रूरत होती है, और वो क्या होती है? वो होती है फ्रीडम। और कैसी फ्रीडम? वो फ्रीडम ऐसी होनी चाहिए कि आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, यानी कि जिसको हम टैलेंट कहें, आपके अंदर जो टैलेंट या कैपेबिलिटी है उसको एक्सपोज करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए आपको प्रॉपर फ्रीडम और इक्वालिटी मिले, उसको हम बेसिक राइट कहते हैं। वो भी हमारे बेसिक राइट में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए फंडामेंटल, जैसा इसका नाम ही है, फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल का मतलब ही होता है बेसिक, तो ये भी एक बेसिक राइट ही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस फंडामेंटल राइट को इनडायरेक्टली नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट कोई भी काम करेगी तो वो कहेगी कि हम डीपीएसपी के अंदर हमें ये ड्यूटी है कि हमें ये काम करना चाहिए। इसका मतलब उन्होंने फंडामेंटल को नकार दिया, फंडामेंटल राइट्स को ही नकार दिया। तो अब समझिए कि आपके पास इक्वालिटी नहीं होगी, आपके पास फ्रीडम नहीं होगा। ठीक है, किसी तरीके के आपके पास राइट्स नहीं होंगे, सिविल राइट्स, तो फिर डेमोक्रेसी का क्या हाल होगा? डेमोक्रेसी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। डेमोक्रेसी भी एग्जिस्ट करने का जो फॉरमोस्ट और पहला सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है फंडामेंटल राइट। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो वहाँ पर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट को इनडायरेक्टली ख़त्म करने की कोशिश की। ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया 51A आर्टिकल के तहत। यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि लोकसभा और जो स्टेट असेंबलीज हुआ करती थी उनका कार्यकाल कितना होता है? उनका टेन्योर होता है 5 साल का, तो इसको बढ़ाकर इन्होंने 6 साल कर दिया। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि 2000 के बाद 2000 जिसे हम सन कहते हैं, 2000 के बाद जो पहला इलेक्शन होगा तब तक 1971 के सेंसद के बेसिस पर ही स्टेट असेंबली
और लोकसभा की जो सीटें होंगी वो फ्रीज हो जाएंगी, यानी कि तब तक क्या होगा कि इनकी सीट्स को बढ़ाया नहीं जाएगा, ये भी कहा गया इसमें। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे, इसमें कहा गया कि किसी भी एंटी नेशनल एक्टिविटी को डील करने के लिए यहाँ पर पार्लियामेंट क्या कर सकती है कि किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी कर सकती है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें भी देखेंगे कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन में कोरम होता है। कोरम ये मिनिमम नंबर्स होते हैं मेंबर्स के, जितनी ज़रूरी होती है सेशन को चलाने के लिए। तो ये आपको पता है ये कितना है, ये 10% है। तो लोकसभा में 10% का मतलब 55 और राज्यसभा में आपको 10% का मतलब 25। और ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में भी होती हैं 10%। तो अब लेजिस्लेटिव असेंबली में हर स्टेट का अपना अलग अलग नंबर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 10% वहाँ पर होगा। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट हुआ करती थी मेंबर्स के लिए, तो जिसे हम कोरम कहते हैं। तो यहाँ पर इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया कि इस कोरम को भी ख़त्म कर दिया गया, यानी कि इवन अगर उस असेंबली में या लोकसभा में या राज्यसभा में एक मेंबर भी वहाँ पर अवेलेबल रहता है तो सेशन चलेगा। और एक मेंबर क्या करेगा कि वहाँ पर एक्ट पारित कर सकता है, जो खास करके सिंपल मेजोरिटी से पास होने वाले एक्ट हैं उनको पारित कर सकता है वो। तो इसको भी ख़त्म किया गया। इसके अलावा ये भी यहाँ पर प्रोविजन किया गया कि नेशनल इमरजेंसी ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी इंडिया में ही लगे, इंडिया की किसी भी पार्ट में भी लगाया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखिए कि हमें ये पता है ना कि जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो वो 6 मंथ तक कंटिन्यू रहती है एक बार में, ठीक है, 6 मंथ तक कंटिन्यू रहती है। उसके बाद उसको बार बार लेना पड़ता है वहाँ से परमिशन। उसी तरीके से यहाँ पर जो प्रेसिडेंट रूल लगाए जाते हैं, खास करके प्रेसिडेंट रूल जो लगते हैं स्टेट्स में, तो ये भी 6 महीने तक लगते हैं। तो उसके बाद उसको फिर पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो यहाँ पर इस प्रोविज़न में कहा गया कि ये जो प्रेसिडेंट रूल लगाए जाते हैं स्टेट्स में, अब इनका जो होगा 6 साल से बढ़ा के इन्होंने 1 साल कर दिया कि 1 साल अब बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के चलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को बढ़ाया। तो ये सारे के सारे प्रोविज़न आप देखें 42nd अमेंडमेंट के तहत किए गए। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। कभी पर्टिकुलरली मेंशन करके आता है कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा क्या क्या हुआ, थोड़ा उनका एनालिसिस कीजिए, उनके बारे में कुछ बताइए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं यूज़ हो जाती हैं आंसर राइटिंग में, आपको मेंस में खास करके देखने को मिलेगा। इसके बाद कुछ इकोनॉमिक, ये अभी तक तो पॉलिटिकल चीज़ें हुई, किस तरीके से सारा काम हुआ। कुछ सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जैसे कि इकोनॉमी की पहले बात करते हैं तो आप देखेंगे 1969 में क्या हुआ कि इन्होंने 14 मेजर 14 जो प्राइवेट बैंक्स थी उनका इन्होंने क्या किया, नेशनलाइजेशन किया। इसके अलावा अब नेशनलाइजेशन करने की यहाँ पर भी मंशा क्या थी, यहाँ पर नेशनलाइजेशन करने के पीछे जो मोटो था इनका कि मेनली जो प्राइवेट बैंक्स हैं ये अपर क्लास या जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरी कर रही है। तो अगर इनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए तो ये इससे क्या होगा कि जो लोअर स्टेटा में लोग हैं या जो स्मॉल मीडियम या फिर माइक्रो इंडस्ट्री है उनको क्रेडिट चाहिए, उनको पैसे लोन चाहिए, तो इससे क्या होगा, उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब ये जब इनका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, अब ये सरकारी बैंक हो गई, तो यहाँ पर लोगों ने अपने डिपॉजिट्स भी शुरू कर दिए, डिपॉजिट्स भी बढ़ाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से क्या था कि लोगों की सेविंग्स जो थी वो बढ़ने लगी। और इसकी वजह से इनफॉर्मल सेक्टर जो था वहाँ पर भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलने लगा। और इसके वजह से एग्रीकल्चर जो MSME इंडस्ट्रीज हुआ करती थी वहाँ पर भी आपको क्रेडिट मिलने लगा, क्योंकि इनको रखा गया था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत, ठीक है। आज भी यहाँ प्रावधान है ना कि 40% इनको जो आपका लोन होगा पूरा उसका 40% PSL में देना पड़ता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। तो यही होती है, एग्रीकल्चर हो गया, MSME हो गया आपको, फिर आपको एजुकेशन लोन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड आपकी इंडस्ट्री वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें PSL के अंडर में आती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको 1972 में डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट स्कीम लॉन्च किया गया, यानी कि आप अलग अलग लोगों को अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे लोन दे सकते हैं, ठीक है। तो मेनली ये वीकर सेक्शन के लिए ये लाया गया कि वीकर सेक्शन के जो लोग होंगे उनको नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से कम रेट पर भी लोन दिया जा सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पर बैंक्स के अलावा इंदिरा गांधी ने कोल सेक्टर्स, स्टील, कॉपर, रिफाइनरी, कॉटन टेक्सटाइल या इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो थी इनको भी नेशनलाइज किया, ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे जो कुछ भी
अभी प्राइवेट हैंड में बचा हुआ था या प्राइवेट रेगुलेटेड बॉडीज़ थी, इनको भी रेगुलेट करने की कोशिश की गई। इसके लिए स्ट्रिक्ट नॉर्म्स और रेगुलेशंस बनाए गए। आप ये भी देखिएगा कि इन्होंने ऑयल कंपनीज़ को भी 1973 में नेशनलाइज किया। तो ये सारा काम इन्होंने नेशनलाइजेशन से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड काम किया। इसके अलावा एबोलिशन ऑफ प्रिंसली प्रिविलेजेस, वही है प्रिवी पर्स, जिसको एबोलिश करने की उन्होंने कोशिश की थी, जिसका जिक्र आर्टिकल 291 के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, 26th अमेंडमेंट 1971 में ही ये एक्ट लेके आई और इसके द्वारा इन्होंने क्या किया कि इस जो एक प्रिंसली प्रिविलेजेस थे, कुछ स्पेशल अधिकार मिले हुए थे, उसको ख़त्म कर दिया। रीज़न क्या इन्होंने दिया इसको ख़त्म करने का? इन्होंने ये कहा कि एक तो गवर्नमेंट की जो डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट, वो हमारी ज़्यादा है और हमारी जो सोसाइटी है वो इगलिटेरियन सोसाइटी है, सभी को बराबर अधिकार है। तो फिर ऐसे सोसाइटी में जब हम किसी को स्पेशल प्रिविलेज देते हैं तो फिर हमारा जो ये मोटो है, एक उद्देश्य है इगलिटेरियन सोसाइटी का, ये डिफीट हो जाता है। तो इस वजह से क्या है कि हम प्रिंसली प्रिविलेजेस को ख़त्म कर रहे हैं। इसके अलावा इकोनॉमी रिफॉर्म से एक और एक्ट यहाँ पर आता है, MRTP एक्ट 1969 में, जिसका नाम था मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। तो नाम ही देखिए क्या है, मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड। ये वैसे इंडस्ट्री के अगेंस्ट था जो मोनोपोली क्रिएट करना चाहती हैं या फिर वो ट्रेड में बैरियर क्रिएट करती हैं। अब जैसे क्या, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, अपने छोटे कंपनियों को वो आगे नहीं बढ़ने देती। जहाँ पर भी कोई डील होगा वहाँ पर वो जब सबसे पहले पहुँचती है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये बहुत बड़ी एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है और B और C छोटी कंपनी है और यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लेना है, तो प्रोजेक्ट किसको दिया जाता है? प्रोजेक्ट उसी को दिया जाता है जो सबसे अच्छा बिडर हो, यानी कि हमको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा दे। तो मान लीजिए कि B और C कंपनी यहाँ पर 90 रुपये ही इसके लिए दे रहे हैं और वहीं एक कंपनी आएगी कहेगी मैं इसे 100 रुपये दूँ, और B और C कंपनी 100 रुपये दे ही नहीं सकते। ठीक है, अगर किसी तरह कुछ चेष्टा भी करके, कोशिश भी करके 100 पे पहुँचते हैं तो एक कंपनी तुरंत पहुँच जाएगी कि मैं 150 रुपये दूंगी। तो इस वजह से जो बड़ी कंपनी थी वो छोटी कंपनियों को रोक दे रही थी। एक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिल रहा था। इस वजह से ये MRTP एक्ट लाया गया ताकि इन सब चीज़ों को रोका जा सके। इसके अलावा आप ये देखिएगा कि इक्विटी एंड पॉवर्टी रिडक्शन के लिए भी काम किया गया। यहाँ पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वेन, इसके लिए मेन एंड वीमेन, इसके लिए भी यहाँ पर प्रोविज़न लाया गया। अब प्रिंसली प्रिविलेजेस तो ख़त्म कर दिए गए, ये आपको पता है, पीछे आपने देखा। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स और लैंड सीलिंग यहाँ पर लाई गई कि एक लिमिट से ज़्यादा कोई लैंड को नहीं रख सकता है, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड हो, चाहे वो अर्बन एरिया में कोई लैंड हो। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे जो इकोनॉमिक रूप से वल्नरेबल सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उनको लो कॉस्ट पर, कम पैसे पर फूड ग्रेन्स दिया जाए, इसके लिए भी इन्होंने यहाँ पर व्यवस्था की। इसके अलावा आप देखेंगे कि रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर क्रैश प्रोग्राम, यानी कि स्किलिंग करने का, इनको रोज़गार देने के लिए ये व्यवस्था की गई। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे जो लैंडलेस लेबर्स थे, इनके लिए जो हाउस थे उनको बिल्डिंग की व्यवस्था की गई, इसके लिए प्रोग्राम लाया गया। बॉन्डेड लेबर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर प्रोविज़न लाए गए। वैसे ये कागज़ पर ही रहा, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कितना होता है ये तो हमें पता है। ठीक है, उसके अलावा नेशनल जो बैंक्स थे उनका नेशनलाइजेशन हुआ था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग की जाएगी, जो जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गए, MSME हो गए, उनको यहाँ पर कम रेट पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर जो वीकर सेक्शन हो गया उनको। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हमें पता ही है, काफ़ी ड्रॉट झेलते हुए आ रहे थे हम। फिस्कल डेफिसिट 3 बार हो गए, 62 में हुए, 65 में हुए, 71 में हुए। तो बहुत सारे रिसोर्सेज उधर हो गया, मॉनसून अच्छा नहीं था, इधर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो फिस्कल डेफिसिट तो होना तय था। बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ हो गया, यहाँ पर गड़बड़ हो गया था। तो इस वजह से क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो फॉरेन एड पर हो गई थी। और आपने ये भी देखा था कि 1965 में जो पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, उसके बाद US ने भी वीट का हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। ठीक है, इसके अलावा जो 5 ईयर प्लान्स थे वो भी सस्पेंड किए गए और एनुअल प्लान्स यहाँ पर शुरू हो गया 66 और 69 के बीच में। इन्फ्लेशन बहुत ही हाई हो गया, आप इमरजेंसी का टाइम का छोड़ दें, उसके अलावा इमरजेंसी का जो टाइम था करीब 1.5 साल का, इसको छोड़ दें तो इन्फ्लेशन जो था वो काफ़ी हाई था।
और अनएम्प्लॉयमेंट तो था ही, जब ये इतनी सारी चीज़ें हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगा ही। डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी, अब हमने शास्त्री जी के टाइम पर भी ये पढ़ा था कि रूपी को डिवैल्यूएट करने का जो डिसीजन था वो शास्त्री जी ने लिया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, क्योंकि शास्त्री जी के पास उतना टाइम ही नहीं था, वो ज़्यादा टाइम तक प्रधानमंत्री रहे ही नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रेशर जो काफ़ी था यूएस की तरफ से, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ की तरह से, कि आप अपनी रुपी जो करेंसी है उसको डिवैल्यूट कीजिए और जो आपके यहाँ इंडस्ट्री या ट्रेड है थोड़ा सा उसको फ्रीडम दीजिए, कंट्रोल कम कीजिए, ताकि वो फ्रीली अपने आप को ऑपरेट कर पाए। इस वजह से यहाँ पर इंदिरा गांधी ने इसको करेंसी को डिवैल्यूट भी किया 36.5%, ओके, जिसकी वजह से जो डॉलर था वो 57.4% महंगा हो गया। ठीक है, लेकिन इस डिवैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ये इनइफेक्टिव ही रहा। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो थी वो कॉन्ट्राडिक्टिव थी। ठीक है, वो सही नहीं थी। लेकिन इसके आपको शॉर्ट टर्म या फिर कुछ मीडियम टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। मीडियम टर्म की अगर हम बात करें इस करेंसी डिवैल्यूएशन की, करेंसी के डिवैल्यूएट करने की वजह से जो मीडियम टर्म इफेक्ट हुआ, इससे क्या हुआ कि इंडिया को थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर हुआ, क्योंकि फेमाइन वगैरह जो आए हुए थे, बैंक्रप्सी वगैरह जो आई हुई थी, इसको मैनेज करने में सहायता मिली और थोड़ा सा हमारा जो ट्रेड डेफिसिट जो था ये भी डिक्रीज़ हुआ। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन हुआ और पॉलिसी जो थी ये, यानी कि करेंसी को डिवैल्यूएट करने की, ये उतनी सही नहीं रही। इसके बाद अब आप देखेंगे इतने सारे ट्रेड डेफिसिट हुए जा रहे थे, तो फिर यहाँ पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपनी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करने का निर्णय लिया, कि अब सोचा कि हम अपने खर्चे कम करेंगे। तो अब इससे क्या होगा, अब जब गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करने लगे, इन्वेस्टमेंट वगैरह कम करने लगे, तो इकोनॉमी कैसे सही चलेगी? तो स्लो डाउन तो आएगा ही। तो यहाँ पर स्लो डाउन वाली सिचुएशन देखने को मिली। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी कुछ और चेंजेस लेके आती हैं, जैसे कि यहाँ पर जो इंश्योरेंस वाले बैंक्स थे इनको भी नेशनलाइज किया जाने लगा। एमआरटीपी एक्ट के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। फेरा एक्ट आया, जो कि फॉरेन की तरफ से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह आती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए फेरा एक्ट लाया गया। इसकी वजह से क्या था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जो फॉरेन कंपनियां थी उनके लिए भारत में रेगुलेट करना बड़ा मुश्किल हो गया, काम करना बड़ा मुश्किल हो गया। इसके साथ साथ जो सिक कंपनियां थी, यानी जो कमज़ोर कंपनियां थी जिनको फ़ायदा नहीं हो रहा था, इस कंपनियों को भी इंदिरा गांधी ने क्या किया, टेक ओवर कर लिया, उनको नेशनलाइज कर दिया गया, और ख़ास करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो 4th 5 ईयर प्लान था, जो 1969 से 74 के बीच में चला था, मेनली ये भी एक स्टेबिलिटी को लेके और प्रोग्रेसिव आपको कि हमें अपने प्रोडक्शन में, खास करके फूड प्रोडक्शन में भी सेल्फ रिलायंस होना है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको लाया गया था। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहा। क्यों? 71 में आपको वॉर हो गया पाकिस्तान के साथ, बहुत सारे आप ईस्टर्न पाकिस्तान से रिफ्यूजी हमारे यहाँ है, या माइग्रेंट्स कह लिए, वो हमारे यहाँ है। ड्रॉट हमारे यहाँ काफ़ी सिचुएशन ये ख़राब रही, ड्रॉट की वजह से इकॉनमी भी हमारी सही नहीं थी, वो अभी हम देख लिए सारी चीज़ें। तो इनकी वजह से क्या था कि ये जो 5 ईयर प्लान था 69 से लेकर 74 वाला, ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आता है। ठीक है, नाउ ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेस। ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेस की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हम क्रेडिट किसको देंगे? शास्त्री जी को देंगे, क्योंकि उन्हीं के टाइम पर ये स्टार्ट हुआ था। लेकिन एक्चुअल जो इसका बेनिफिट आपको नज़र आएगा वो इंदिरा गांधी के समय में ही आएगा। तो यहाँ पर मेनली जो बेनिफिट देखने को मिला ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से, वो आपको पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में मिला, खास करके पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न राजस्थान। तो ये वाला जो बेल्ट था यहाँ पर ज़्यादा इसका आपको फ़ायदा देखने को मिला। तो इसके अलावे जो राइस, ग्राउंड नट और कॉटन थे, इनकी भी नई वैरायटीज़ आई थी और इनके से भी क्या होता, प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ था। तो ये तो कुछ फ़ायदे हो गए इस ग्रीन रिवोल्यूशन के, लेकिन इसके कुछ शॉर्टकम्स भी थे, कुछ डिमेरिट्स भी थे, जैसे कि हाई रीजनल वेरिएशंस। अब क्या था कि ये जो स्टेट्स थे, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न राजस्थान, यहाँ पर तो प्रोडक्शन काफ़ी हुआ, इस वजह से यहाँ पर इनकम भी काफ़ी हुई। लेकिन वही जो ईस्टर्न स्टेट्स थे, जैसे कि आप पूर्वी यूपी ले लीजिए, बिहार लीजिए, उड़ीसा हो गया, झारखंड, उस समय खास करके झारखंड नहीं था तो पूरा बिहार, झारखंड को इंक्लूडिंग कर ले, एमपी वगैरह ये पूरा, क्योंकि उसमें छत्तीसगढ़ भी नहीं था,
तो यहाँ पर जो अब कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे वो काफ़ी ख़राब था। यहाँ पर प्रोडक्शन काफ़ी कम था और वैसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस भी नहीं किया गया था। मेनली ये वेस्ट इंडिया में ही, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इस रीजन में, पंजाब हरियाणा वाले रीजन में ही इसको इंट्रोड्यूस भी किया गया था। तो रीजनल वेरिएशंस देखेंगे आपको देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से क्या हुआ कि आपको जो फार्मर्स इनकम थे यहाँ पर भी डिस्पैरिटी देखने को मिलेगा कि अब ऐसा नहीं था कि पंजाब और हरियाणा में ये इंट्रोड्यूस हुआ है तो इसका मतलब पंजाब और हरियाणा के सभी फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिला, ऐसा भी नहीं था। इस रीजन में भी, इन स्टेट्स में भी जो पैसे वाले फार्मर्स थे, जो बड़े फार्मर्स थे, उन्हीं को फ़ायदा हुआ। जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे उनको फ़ायदा नहीं हुआ। तो रीजनल वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगी, लेकिन इसके अलावा विद इन स्टेट भी आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हुआ, इसकी वजह से इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ। जो सॉइल वगैरह थे उनका डैमेज हो गया, क्योंकि बहुत सारी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा था, आज भी होता है, एंड वेस्टेज ऑफ वाटर। अब इन सब सिचुएशन की वजह से आप ये जो एरिया है, जैसा हमने कहा पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न राजस्थान, वाटर लेवल बहुत नीचे है। केमिकल फर्टिलाइजर्स की और वाटर्स की यूज़ करने से यहाँ की जो मिट्टी है, सॉइल, ये भी सॉल्टी हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अभी भी काफ़ी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। हमारा जो नेशनल एवरेज है इससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर मजबूरी भी है कि अगर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें तो इनके यहाँ कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि पूरा जो एक साइकिल होता है सॉइल का, पूरी फर्टिलिटी जो होती है वो ख़त्म हो चुकी है, बंजर ज़मीन जिसको हम कहें। ठीक है, तो इसके लॉन्ग टर्म ये कॉन्सिक्वेंसेस थे। भले शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस प्रोडक्शंस हुए, सेल्फ रिलायंस हुए हम फूड के मामले में, लेकिन हमने लॉन्ग टर्म कुछ इसके डिमेरिट्स भी देखे। इसके बाद 1974 और 1979 के लिए जो 5 ईयर प्लान आता है, ये तो पूरा हुआ ही नहीं, क्योंकि 1977 में क्या होता है कि इलेक्शन होता है और जनता पार्टी की सरकार चुन के आती है। और जनता पार्टी की सरकार जब चुन के आती है तो क्या करती है कि ये जो 5 ईयर प्लान था इसको बीच में ही ख़त्म कर देती है। ये 79 तक पूरा ही नहीं होता, तो इसलिए पूरा 5 ईयर प्लान चलता भी नहीं है। ठीक है, तो आप कुछ इकोनॉमी की अगर कुछ डेटा की बात करें तो 75-76 के टाइम पर इकोनॉमी हमारी जितनी 9% के हिसाब से ग्रो कर रही थी। और वहीं जो 5th प्लान था, इसमें ये पहला ऐसा प्लान था जिसके समय पे इकोनॉमी जो थी या पर कैपिटा जो इनकम था वो 5% से ज़्यादा यहाँ पर था। ठीक है, और ये 1978 में ही इसको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि ये 79 तक चलने वाला था। ये जो प्लान था ये 79 तक चलने वाला था, लेकिन जनता पार्टी की सरकार आती है और इसने 78 में ही, एक साल पहले ही इस प्लान को ख़त्म कर दिया और उन्होंने अपना एक नया प्लान 5 ईयर प्लान लेके आया। इसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एक चीज़ और है इसमें, इंडो पाक वार 1971 का, जिसकी वजह से बर्थ ऑफ बांग्लादेश। अब यहाँ पर देखेंगे कि आप 1970 में यहाँ पर याहिया खान ये जनरल थे आर्मी के। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सत्ता को कैप्चर किया। इससे पहले यहाँ के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जिनका नाम था अयूब खान, ठीक है, जिनका नाम था अयूब खान, जो 1965 के वार के समय थे, तो इनको रिप्लेस करके यहाँ पर याहिया खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं और पाकिस्तान की जो जनता है उसको भरोसा दिलाते हैं कि हम यहाँ पर जनरल इलेक्शन कराएंगे और डेमोक्रेसी को हम यहाँ पर रीस्टोर करेंगे। तो इस चीज़ को देखते हैं आप देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं 1970 में, यहाँ पर 1970 में पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं। और ये पहली बार पाकिस्तान में ऐसा होता है कि ये इलेक्शन जो था ये एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर किया जाता है। तो हमें पता है कि पाकिस्तान का 2 पार्ट था, एक वेस्ट पाकिस्तान था और एक ईस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान जो कि बंगाल से कट के बना हुआ था। ठीक है, और दोनों जगह अलग अलग पार्टी थी। जैसे कि आप ये देखेंगे कि जो आपका वेस्ट पाकिस्तान था वहाँ पर डोमिनेट पार्टी थी पीपीपी, जिसको हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली। और वहीं जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ की जो मेन पार्टी थी अवामी लीग थी, जिसके हेड उस समय मुजीबुर रहमान हुआ करते थे। ठीक है, अब क्या था कि यहाँ पर नेशनल असेंबली जैसे वहाँ पर है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है उसी तरीके से वहाँ पर नेशनल असेंबली है। तो नेशनल असेंबली में वहाँ पर सीट का बंटवारा किया गया था। अब पॉपुलेशन की अगर बात करें तो एक वेस्ट पाकिस्तान और इधर ईस्ट पाकिस्तान, तो पॉपुलेशन जो था ईस्ट पाकिस्तान का पॉपुलेशन जो था वो ज़्यादा था। इस वजह से ईस्ट पाकिस्तान की जो सीट्स थी
नेशनल असेंबली में ज़्यादा थी, ठीक। और वेस्ट असेंबली में वेस्ट जो पाकिस्तान था उसके लिए सीट कम थी क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन कम था। तो यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन, अब देखिए यहाँ पर इलेक्शन से पहले कुछ और बातें बता दूं मैं कि वेस्ट पाकिस्तान वाले जो लोग हैं ये ईस्ट पाकिस्तान वालों को पसंद नहीं करते थे। और लोग की बात हम ना कहें, खास करके पॉलिटिशियंस की बात कहें, और जो आर्मी ये चीफ हुआ करते थे, ये जो प्रेसिडेंट बने थे याहिया खान, ये पसंद नहीं करते थे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को, क्योंकि इनका डर रहता था कि इस पाकिस्तान के जो लोग हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं। वहाँ पर हिंदू भी जो है इस पाकिस्तान में वो भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उनके हाथ में सत्ता अगर आ जाती है तो क्या होगा कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं, यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर आर्मी का जो ये लोग बार बार आर्मी के लोग सत्ता को कैप्चर कर लेते हैं, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो और ईस्ट पाकिस्तान को काफ़ी अधिकार भी कम मिले हुए थे, तो इस वजह से यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान थोड़ा सा अपने आप को डिस्क्रिमिनेट होता हुआ समझता था। तो खैर इलेक्शन होते हैं दिसंबर 1970 में, और इलेक्शन के बाद क्या था कि ईस्ट पाकिस्तान में जो अवामी लीग थी ये फुल मेजोरिटी के साथ, यहाँ पर जो अवामी लीग हुआ करती थी इसको सबसे ज़्यादा सीट मिलते हैं, और जो वेस्ट पाकिस्तान में पीपीपी हुआ करते थे, पाकिस्तान पीपल पार्टी, इसको कम सीट मिलते हैं। तो इसकी वजह से नेशनल असेंबली यानी कि पार्लियामेंट वहाँ की जो थी वहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द सीट जीत के आती है अवामी लीग यानी कि ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग, जिसके नेता थे मुजीबुर रहमान। तो इसका मतलब अब यहाँ पर सरकार कौन बनाएगा? यहाँ पर सरकार बनाएगा ईस्ट पाकिस्तान का वो पार्टी जिसको अवामी लीग कहते हैं। अब ये चीज़ याहिया खान को अच्छी नहीं लगी क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि सत्ता जो है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के पास जाए। तो इस वजह से क्या किया याहिया खान ने कि नेशनल असेंबली जो इनकी थी यानी कि इनकी पार्लियामेंट जो थी उसको कन्वे ही नहीं किया, यानी कि उसके सेशन को बुलाया ही नहीं। तो ये बात ईस्ट पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगी क्योंकि ये लोग चुन के गए थे। तो अब वहाँ पर पार्लियामेंट जिसको नेशनल असेंबली कहते हैं वहाँ पे उसका अब सेशन होना चाहिए था, लेकिन याहिया खान ने उसका सेशन करने से मना कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। तो इस चीज़ को देखते हुए क्या हो गया कि यहाँ पर एजिटेशन स्टार्ट हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि मार्च 1971 में यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान में आर्मी टैंक्स जो भी थी उन सारी चीज़ों को भेजी जाती है, उनके लोगों को सप्रेस किया जाता है, वहाँ पर लीडर्स को पकड़े जाते हैं। इसके तहत मुजाबिर जो रहमान थे इनको भी अरेस्ट किया जाता है। तो ये सारा का सारा एकदम इनस्टेबिलिटी आपको क्रिएट नज़र आ जाएगी इस पाकिस्तान में। इसकी वजह से क्या था कि इतना सप्रेशन चलने की वजह से अब जो इस पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग थे वो भाग के अब दूसरे स्टेट्स में, इंडिया के जो स्टेट्स नेबरिंग स्टेट्स थे जैसे कि त्रिपुरा, असम, मेघालय, आपको उस समय जो वेस्ट बंगाल था, यहाँ पर जाके वो शरण लेने लगे, रिफ्यूजी के तौर पर वहाँ पे चलने लगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया ने भी इन रिफ्यूजी को अलाउ कर दिया अपने यहाँ आने में, और इन्होंने अपने यहाँ कैंप्स भी बनवाए जैसे कि वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, इवन आपको मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी कैंप्स बनवाया गया, रिफ्यूजी कैंप्स बनवाया गया, और इनके सारे कॉस्ट को बियर कर रही थी हमारे यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था कि इंडिया ने डिप्लोमेटिक चैनल्स का यूज़ करना शुरू किया, अलग अलग जो वर्ल्ड कम्युनिटी उनसे बात करना शुरू किया कि ये जो सिचुएशन चल रही है यहाँ पर इस पाकिस्तान में उसको सही किया जाए। तो अब इस रिगार्डिंग इंदिरा गांधी ने यूएस से भी कंसल्ट किया था, लेकिन यूएस के प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने यहाँ पर इंदिरा गांधी का साथ देने के बजाय पाकिस्तान को साथ दिया, और चाइना को भी यहाँ पर साथ दिया यूएसए ने, और चाइना से कहा कि आप पाकिस्तान का साथ दीजिए। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी की बातों को उन्होंने नहीं सुना, लेकिन ये यहाँ पर इंडिया के लिए प्लस पॉइंट था कि इंडिया ने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की हुई थी यूएसएसआर के साथ, और यूएसएसआर ने उस फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत क्या हुआ, यहाँ पर इंडिया का सपोर्ट करना स्वीकार कर लिया, और इसने इंडिया का सपोर्ट भी किया, ठीक है। उसके बाद फाइनली समर ऑफ 1971 में इंडिया ने डिसाइड किया कि अब हम एक्टिव तरीके से इस सिचुएशन में इंटरवेन करेंगे, और इंडिया ने अपनी सेना तैयार की, खास करके जो बंगाली गोरिल्लास कैंप्स यहाँ पर बनाए गए जहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इनमें कई तरीके के लोग थे, इनमें फाइटर्स भी हुआ करते थे, इनमें रेगुलर सोल्जर भी हुआ करते थे, ठीक है। इसमें कुछ वॉलंटियर्स भी हुआ करते थे जिनको कलेक्टिवली मुक्ति वाहिनी के नाम से जाना जाता था, और इनका काम क्या था, इस पाकिस्तान में इंटर करना, वहाँ के जो
आर्मी इस्टेब्लिशमेंट या फिर आर्मी कैंप से उन पर अटैक करना और उनके कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो इंस्टॉलेशंस है उनको ख़त्म करना, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशंस ख़त्म कर देंगे तो फिर मूवमेंट मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको फिर मैसेज ही नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो फाइनली आप देखेंगे कि पाकिस्तान भी क्या करता है, वो इंडिया पर अटैक करता है। वेस्टर्न बॉर्डर यानी कि जो हमारा जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से लगा हुआ एरिया है, वहाँ पर भी 3 दिसंबर को ये अटैक करता है। और इसके रिटालिएशन में इंडिया भी क्या करता है कि कश्मीर और पंजाब रीजन से पाकिस्तान पर अटैक करता है। और उस समय इसको लीड करने वाले जो हमारे इंडियन कैप्टन थे, जिनका नाम था सैम मानेकशॉ। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमारी इंडियन नेवी भी पार्ट लेती है इस लड़ाई में, और वो कराची की तरफ मार्च करना स्टार्ट करती है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप देखेंगे कि उसके बाद दिसंबर 4 और उसके बाद यहाँ पर INS विक्रांत जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर था, ये भी क्या करता है कि जो ईस्ट पाकिस्तान के जो मेजर पोर्ट्स हुआ करते थे उनको भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया। यहाँ पर फिर आप गवर्नमेंट देखेंगे, इंडिया की गवर्नमेंट करीब 2 दिन बाद ही 6 दिसंबर 1971 को इन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश इसको एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रूप में डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली इन्होंने कह दिया कि बांग्लादेश नाउ इज अ न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट, या स्टेट मीन्स कंट्री। ठीक है, तो इन्होंने यूनिलेटरली किया, और अगेन यूनिलेटरली भी इन्होंने सीज फायर भी डिक्लेयर कर दिया रेडियो पर 16 दिसंबर 1971 में। सीज फायर डिक्लेयर करने का मतलब युद्ध अब समाप्त। और उसके बाद पाकिस्तान ने भी अगले दिन 17 दिसंबर को सीज फायर को अनाउंस कर दिया। इसके बाद इन दोनों लोग में अब सीज फायर अनाउंस हो गया, यहाँ पर युद्ध बंद हो गया। दोनों लोग के तरफ से जो आर्मी चीफ हुआ करते थे या जो मेजर जनरल हुआ करते थे वो एक साथ मिलते हैं, उनके साथ ये सीज फायर एग्रीमेंट साइन होता है। उसके बाद इंडिया आप देखेंगे कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उनको इनवाइट करते हैं यहाँ पे इंडिया में, और इंडिया में 1972 में यहाँ पर शिमला एग्रीमेंट किया जाता है। तो शिमला एग्रीमेंट जो था ये उसी तरीके से था जब 1965 के वॉर के बाद जो आपका ताशकंद एग्रीमेंट किया गया था। ठीक है, तो ताशकंद एग्रीमेंट में भी वही सारी चीज़ें जो आपको शिमला एग्रीमेंट में इस समय की गई थी। क्या वो चीज़ें क्या थी कि ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे, ठीक है, हार्मोनियस रिलेशंस रखेंगे, और पीस और जो ट्रस्ट है एक दूसरे के बीच में उसको ये बहाल करने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे के अगेंस्ट ये प्रोपेगेंडा नहीं चलाएंगे किसी भी तरीके का। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन भी एक दूसरे के साथ ये साझा करेंगे। सारी वही चीज़ें हैं, एक जनरल आपको ट्रीटी के टाइम पर जो चीज़ें मिलती हैं वो सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोनों कंट्री सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए और जो प्रीवियस सिचुएशन है उसको रिस्टोर करने के लिए यहाँ पर कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पर जो इन दोनों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स हैं इनके बीच में इसको ख़त्म करने का जो कॉन्फ्लिक्ट है ख़त्म करने का, ये सारा चीज़ यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें और सारी की सारी चीज़ें मिला के यहाँ पर यही कही गई हैं, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं था। सारी चीज़ें इन अ शॉर्ट आप देख लीजिए, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटरी इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, किसी में के मामले में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे की जो यूनिटी है उसका रिस्पेक्ट करेंगे, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस रहेगा, सोवरेन इक्वालिटी रहेगी, हॉस्टाइल प्रोपेगेंडा जो है दूसरे के अगेंस्ट नहीं चलाएंगे। सारी वही चीज़ें शिमला एग्रीमेंट के तहत भी कही जाती हैं। लास्ट टॉपिक अभी हम पढ़ते हैं इंदिरा गांधी के टाइम पर कि फॉरेन अफेयर्स यहाँ पर कैसा रहता है। पाकिस्तान के साथ तो फॉरेन अफेयर्स हमने देख लिया, यही रहता है। बांग्लादेश की जहाँ तक बात थी तो वहाँ पर जो अवामी लीग के लीडर मुजीबुर रहमान थे, ये इंडिया के साथ इनका रिलेशन जो था काफ़ी अच्छा था, लेकिन बाद में ये थोड़े से बिगड़ गए थे। बिगड़ने का सेंस ये हुआ कि इन्होंने वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन या वहाँ के सिस्टम को चेंज करना स्टार्ट कर दिया बांग्लादेश का। इन्होंने क्या किया कि अब वहाँ पर ये वन पार्टी सिस्टम में लग जाए, जैसे चाइना में है ना, क्या है वन पार्टी सिस्टम, यानी कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इन्होंने भी यहाँ पर क्या किया, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी है उनको बैन करने स्टार्ट कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने लगे कि अब यहाँ पर वन पार्टी रूल होगा। और किसका रूल? अवामी लीग का। ठीक है, तो अब चीज़ें बाद में ख़राब होने लगी थी, लेकिन इंडिया के साथ इनका रिलेशन ठीक था, और इनका भी एसोसिएशन हो जाता है 1975 में। और उसके बाद जो बांग्लादेश की आर्मी थी उसने क्या किया कि यहाँ पर सत्ता को हाईजैक कर लिया, सत्ता को
कब्जा कर लिया। अब सत्ता जब आर्मी चीफ वहाँ पर आ गए, आर्मी का वहाँ पर हो गया, और वहाँ पर वो इस्लामिस्ट, रेडिकल इस्लामिस्ट व फेवरिस्ट, वो फेवर करने वाली भी वहाँ पर रिजाइन थी। तो ये इंदिरा गांधी को अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन एज अ होल अगर देखें तो रिलेशन जो था वो ठीक ठाक था, कोई इशू नहीं था। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे ही रहते हैं, बशर्ते कि एक तमिल वाले इसे छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। तो ये था। उसके बाद 1974 में आप देखेंगे कि इंडिया ने एक आइलैंड, छोटा सा एक स्मॉल आइलैंड जो था वो श्रीलंका को दे दिया, जिसका नाम था कच्छाथीऊ। ओके, जो बाउंड्री डिस्प्यूट जो हुआ करता था उसको सेटल करने के लिए यहाँ पर किया गया। इसके बाद 1976 में भी देखेंगे कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट एक नया एग्रीमेंट भी फाइनलाइज किया यहाँ पर तमिल के साथ, और उसमें कहा गया कि बे ऑफ बंगाल और जो गल्फ ऑफ मन्नार है, इसमें जो एक दूसरे के फिशरमैन होंगे, एक दूसरे कंट्री के जो फिशरमैन होंगे, वो एक दूसरे के एरिया में इंटर नहीं करेंगे। तो ऐसे 1976 में भी लाया गया, और बाकी ओवरऑल यहाँ पर श्रीलंका के साथ रिलेशन सही रहता है। सोवियत यूनियन की बात करें तो इनके साथ भी हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की हुई थी, और इसने साथ भी दिया था 1971 के वॉर में अगेंस्ट पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन सोवियत यूनियन की एक चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, जब हमने 74 में एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरन में, जिसको पोखरन फर्स्ट या फिर इस्माइल बुद्धा प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ये बस सोवियत यूनियन को अच्छी नहीं लगी। लेकिन अगेन सोवियत यूनियन के साथ हमारे रिलेशन अच्छे थे। यूएस के साथ हमारे रिलेशन बिल्कुल अच्छे नहीं थे, चाहे वो 65 की लड़ाई ले लीजिए, उसके बाद उन्होंने वीट एक्सपोर्ट भी करना बंद कर दिया। 71 के वॉर में भी इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, ठीक है। तो हमारे ओवरऑल रिलेशन जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अच्छे नहीं थे इंदिरा गांधी के टाइम पर। वेस्ट एशिया की बात करें अगर हम, यानी कि अगर गल्फ़ कंट्रीज़ की हम बात करें, तो वहाँ पर भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी हमारे लिए, ठीक है। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जो इजराइल और फ़लस्तीन वाला इशू होता है, उसमें फ़लस्तीन को इन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। इसके बाद प्रो अरब स्टैंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो अरब कंट्रीज़ थी, इन्होंने भी क्या किया कि पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया लड़ाई में, आप देखेंगे। और यहाँ तक लीबिया ने यहाँ तक ये कह दिया कि इस पाकिस्तान पर जो इंडिया का इंटरवेंशन है, दिस इज़ एन इंटरवेंशन ऑन और अटैक ऑन इस्लाम, यानी सीधा रिलीजन से ही यहाँ पर इनका जोड़ दिया गया। तो इनके अलग ही इशू हुआ करते थे। उसके बाद ईरान जो था, ईरान का भी इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन नहीं था। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि 1974 में क्या था कि ईरान के साथ हमारे कुछ एग्रीमेंट साइन हुए थे क्रूड ऑयल को लेके, कि हम उनके यहाँ से कुछ ऑयल इंपोर्ट करेंगे अपने यहाँ। तो इस फिनेंशियल एग्रीमेंट को देखते हुए ईरान के साथ हमारे बाद में रिलेशन कुछ ठीक हो गए। एशिया पैसिफिक की बात करें तो 1967 में आसियान को फॉर्म किया गया, ठीक है। और आसियान जो था एक प्रो यूएस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हुआ करता था, और यूएस का सपोर्टर भी हुआ करता था, ठीक है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के केस में आप देखिएगा कि इंदिरा गांधी अपने पिता यानी कि जो नेहरू जी थे, उनसे थोड़ा सा अलग हटके इनका रिस्पॉन्स था। इन्होंने क्या किया कि अफ्रीका में इंडिपेंडेंस के लिए जो केनिया, अल्जीरिया में चल रहा था फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट, उसको इन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। तो इस वजह से क्या था कि कुछ जो रिलेशंस थे वहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। जो इंडिया शिनो वार हुआ था 1962 में चाइना के साथ, यहाँ पर इथोपिया, केनिया, नाइजीरिया, लीबिया ने भी इंडिया का सपोर्ट किया था। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया था कि इन्होंने सपोर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी होगी उनमें इन कंट्रीज़ को भी कंसिडर किया जाएगा पॉजिटिवली, ठीक है। इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक रिलेशंस थे इन कंट्रीज़ के साथ, अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ, उसको भी एक्सपेंड किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर इंदिरा गांधी ने भी खुल के अफ्रीका में जो लिबरेशन स्ट्रगल चल रहे थे, फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट चल रहे थे, उनको सपोर्ट किया, जैसा मैंने कहा। इसके अलावा अब देखेंगे कि इंडिया की जो इमेज थी वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई किन सब चीज़ों से। न्यूक्लियर टेस्ट जो 1974 में किया गया, ठीक है। और इसके अलावा जो 1971 में यूएसए ने जो पाकिस्तान को फेवर किया, और उसके अलावा उसके बावजूद भी हमने उसके अगेंस्ट जाके खड़ा हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो थी हमारी इमेज को वर्ल्ड कम्युनिटी में कहीं ना कहीं, खास करके अफ्रीका में, यहाँ पर काफ़ी बेहतर बनाती है। लास्टली द स्माइलिंग बुद्धा एक प्रोजेक्ट था, जैसा मैंने आपको बताया। इसमें न्यूक्लियर टेस्ट किया गया 1974 में, राजस्थान के पोखरन विलेज में ये न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। दो ये एक न्यूक्लियर टेस्ट जो था ये पीसफुल ये एम को ध्यान में रखते हुए या फिर मंशा को ध्यान में रखते हुए किया गया था, कोई एटॉमिक बम बनाने के लिए यहाँ पर नहीं किया गया था। लेकिन
इस न्यूक्लियर टेस्ट के रिएक्शन में क्या हुआ कि यहाँ पर वर्ल्ड कम्युनिटी एनएसजी को बनाने में लग गई, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाने में लग गई। और यहाँ पर ये जो प्लूटोनियम जो था जिसका यूज़ किया गया था, इसमें प्लूटोनियम को हम इंपोर्ट करते थे कनाडा से, और वहीं हैवी वाटर जो हुआ करता था उसको हम इंपोर्ट करते थे यूएसए से। तो कनाडा ने क्या किया कि यहाँ पर जो आपको हैवी वाटर रिएक्टर्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन में थे उसके लिए असिस्टेंस को इसने सस्पेंड कर दिया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्टर्स बन रहे थे अब ये रिएक्टर्स में बनाने में ये अपना सहयोग नहीं देंगे, ठीक है। और इसके अलावा पाकिस्तान वाज फ्यूरियस एंड कैंसिल द टॉक्स। पाकिस्तान को तो मतलब ऐसा लग गया कि ये तो एटॉमिक बम बनाने लगे तो अब मेरा क्या होगा, तो उनको अलग ही टेंशन होने लगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया के साथ रिलेशन ख़त्म कर दिए, जो बातचीत चलती थी वो सारे बंद कर दिए। तो ये सारा चीज़ आपको एटॉमिक जो एक्सप्लोजन हुआ उसका टेस्ट हुआ, भले वो पीसफुल एम के लिए ही हुआ था, पीसफुल चीज़ को ध्यान में रखते ही हुआ था, लेकिन वर्ल्ड कम्युनिटी जो थी वो सही तरीके से रिएक्ट नहीं किया। इवन यूएस सार्निक को भी ये अच्छा नहीं लगा था कि आपने क्यों ऐसा किया। खैर ये सारी चीज़ें जो थी ये इंदिरा गांधी के समय में ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, ये सारा का सारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में जनता पार्टी की सरकार, यानी कि अब इलेक्शंस, एक नए इलेक्शंस होंगे, यहाँ पर इंदिरा गांधी हारेंगी और जनता पार्टी की एक कोलिजन वाली सरकार, पहली नॉन कांग्रेस सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।